उत्तराखंड के चमोली के सुदूर पूर्व में मौजूद रूपकुंड एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसके बारे में पिछले 2 दशकों में दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता जान ही चुके हैं। हालांकि ये नरकंकाल कहां से यहां आए, इसके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने पता तो कर लिया है, लेकिन ये यहां क्यों आए ये अभी भी एक गुत्थी बनी हुई है। पाँच सौ से ज्यादा इंसानी कंकालों के रहस्य से भरी ये छोटी सी झील साल के लगभग 9 महीने तो बर्फ से जमी रहती है। बाकी बचे 3 महीनों में यहाँ पर बिखरे नरकंकालों का ढेर साफ देखा जा सकता है। अब ये नरकंकाल किसके हैं, ये यहाँ मरने क्यों आए और क्या है वैज्ञानिकों का नया दावा। इसके अलावा ये भी कि इन सभी नरकंकालों का संबंध उस नरसंहार से तो नहीं था जो कभी शंकराचार्य के अनुयायी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच हुआ था। क्या कहते हैं उत्तराखंड के इतिहासकार, जानेंगे आज आप thirdport.live के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है रूपकुंड और उसका रहस्यमयी इतिहास। आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी दावों पर भी बात करेंगे जो पिछले कुछ दशकों में रूपकुंड के बारे में किए जाते रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि ये सभी नरकंकाल जम्मू से आए जनरल जोरावर सिंह के साथ आए उन सैनिकों के हैं जो तिब्बत पर हमला करने जा रहे थे और यहां पर ओले गिरने से मर गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये रूपकुंड त्रिशूल और नंदा घुंघुटी पर्वतों के बीच मौजूद है और यहां से कोई भी रास्ता तिब्बत को नहीं जाता। ऐसे में जनरल जोरावर सिंह तिब्बत पर हमला करने यहां क्यों आएंगे। दूसरा दावा यह भी है जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसके अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर थे। उनकी भव्यता और नर्तकियों की उपस्थिति से देवी क्रोधित हुई और उन्होंने ओलावृष्टि से सबको दंडित किया, यानी सभी की मौत हो गई। इसके अलावा भी कई अन्य कहानियां प्रचलन में हैं। रूपकुंड के बारे में सबसे विश्वसनीय खुलासा तब हुआ जब कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर शोध किया। 2019 में नेचर कम्युनिकेशन नाम के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में यह शोध रिपोर्ट विस्तार से प्रकाशित हुई। यह अध्ययन भारत, अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जिसमें डीएनए विश्लेषण, रेडियो कार्बन डेटिंग और पुरातात्विक अध्ययन के माध्यम से झील के किनारे पाए गए मानव कंकालों की गहराई से जांच की गई। शोध के नतीजे चौंकाने वाले थे। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों को 3 अलग अलग समूहों में बांटा। इस शोध का मुख्य उद्देश्य रूपकुंड झील के कंकालों की उत्पत्ति, उनके जीनोमिक इतिहास, आहार और मृत्यु के कालक्रम को समझना था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से कंकालों से निकाले गए डीएनए का जीनोमिक अध्ययन किया गया। इसी तरह मृत्यु के समय का पता लगाने के लिए हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। इसी तरह मरने से पहले ये सभी लोग क्या आहार लेते थे, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की थी, इसके लिए कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटॉप विश्लेषण किया गया। इसके अलावा इनका स्वास्थ्य मरने से पहले कैसा था, इसके लिए ऑस्टियोलॉजिकल परीक्षण भी किया गया। शोधकर्ताओं ने रूपकुंड झील के कंकालों को 3 अलग अलग आनुवंशिक समूहों में विभाजित किया, जिनको नाम दिया गया रूपकुंड ए, रूपकुंड बी और रूपकुंड सी। रूपकुंड ए में 23 व्यक्तियों का आनुवंशिक विश्लेषण उन्हें दक्षिण एशियाई मूल का दर्शाता है। ये व्यक्ति संभवतः भारत या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से संबंधित थे। रूपकुंड बी में 14 व्यक्तियों के जीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विशेषकर ग्रीस और क्रेट से मेल खाते हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था क्योंकि इस क्षेत्र से हिमालय तक का यात्रा मार्ग ऐतिहासिक रूप से अज्ञात है। रूपकुंड सी में एक व्यक्ति का डीएनए दक्षिण पूर्व एशियाई, विशेषकर मलेशिया और वियतनाम से संबंधित पाया गया।
इन सभी जांचों के बाद पता चला कि कुछ नरकंकाल 7वीं से 10वीं सदी के दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के थे। इसके अलावा कुछ नरकंकाल 17वीं सदी से 20वीं सदी के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों के भी पाए गए। इन नरकंकालों में खासकर ग्रीस और उसके आसपास के देशों के नरकंकाल भी थे। वहीं एक नरकंकाल दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम या मलेशिया का भी पाया गया। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जो नरकंकाल दक्षिण एशियाई मूल के थे, उनकी जांच में पाया गया कि उनका आहार मिश्रित था, मसलन गेहूं, चावल और बाजरा। वहीं जो नरकंकाल भूमध्य सागरीय या यूरोप और वियतनाम के थे, उनका गेहूं और जौ पर आधारित था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग जो 17वीं से 20वीं सदी में यहां मरे, हिमालय तक वे कैसे पहुंचे? क्या वे तीर्थ यात्री थे? क्या वह कोई सांस्कृतिक या धार्मिक यात्रा थी, या फिर किसी और कारण से यहां आए थे? शोध से पता चला है कि इन लोगों का आहार समुद्री उत्पादों से मुक्त था, जो बताता है कि वे भूमध्य सागरीय क्षेत्र की किसी भीतरी भूमि से आए थे। लेकिन इनकी यात्रा का उद्देश्य आज भी एक रहस्य है। दक्षिण एशियाई समूह के लोग शायद नंदा देवी राजजात तीर्थ यात्रा के दौरान मरे थे। यह यात्रा आज भी हर 12 साल में आयोजित होती है। लेकिन क्या ये लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए या कुछ और कारण था? एक व्यक्ति का डीएनए मलेशिया और वियतनामी जड़ों को दिखाता है। उसका यहां पहुंचना और उसकी मृत्यु कैसे हुई, यह भी एक जटिल प्रश्न है। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यह नंदा देवी का श्राप है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कंकालों के पीछे प्राकृतिक आपदाएं और लंबी यात्राओं की थकान हो सकती है। ये तो हुई दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट की, जिसके आधार पर यह पता चला कि ये सभी नरकंकाल आखिर किस समय और किस जगह के हैं। लेकिन ये यहां आए क्यों, इस पर अभी गुत्थी बनी हुई है। अब इन गुत्थियों पर कुछ दावे हिमालय के ही ऐसे इतिहासकारों के भी हैं जिनके शोध रिपोर्ट ज्यादा चर्चा में नहीं रहे, लेकिन उनके शोध में कहीं ना कहीं दम लगता है। उनमें से एक इतिहासकार यमुना दत्त वैष्णव हैं। उनकी किताब संस्कृति संगम उत्तराखंड में लिखा है कि नर कंकालों के संबंध में सबसे युक्त संगत बात यह लगती है कि रूपकुंड हिमालय के विविध तीर्थों की यात्रा का अंतिम स्थान था, जहां के आधे तीर्थ सीधे स्वर्ग पहुंचने की इच्छा से एक कुंड में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। इसी प्रकार की आत्महत्या करने के कुंड हिमालय के अन्य तीर्थों में भी थे। केदारनाथ के पीछे भैरव छाप नाम के स्थान पर एक ऊंची शिला से कूदकर प्राण त्यागने की प्रथा आज से 125 साल पहले तक प्रचलित थी। ऐसी आत्महत्याओं को दंडित करने के लिए कुमाऊं में सबसे पहले सन 1831 में सरकारी आज्ञा जारी हुई थी। इतिहासकार यमुना दत्त वैष्णव का एक नया तथ्य भी अपने शोध में जोड़ते हुए वो कहते हैं कि रूपकुंड के क्षेत्र में बौद्धों के अनेक मठ थे, जिनके बारे में अधिकांश इतिहासकारों को पता ही नहीं था। इतिहासकार वैष्णव बताते हैं कि रूपकुंड का क्षेत्र कुमाऊं के अति प्रभावशाली कतुरी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ और दूसरी राजधानी कार्तिकेयपुर के निकट बौधान नाम के परगने में मौजूद थी। बौधान शब्द बौद्धियान का अपभ्रंश है। गढ़वाल जिले का यह समूचा परगना बौद्ध भिक्षुओं के संघारामों और मठों का क्षेत्र था। यहाँ पर कत्यूरी राजधानी कार्तिकेयपुर में प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। चीनी यात्री वेनसांग ने इस मठ की यात्रा की थी। इस बात का उल्लेख कुमाऊं के पुराने गजेटियरों में हुआ है। राजा क्राचल देव भी स्वयं जीना नामक बौद्ध राजवंश का शासक था। यमुना दत्त वैष्णव आगे बताते हैं कि शंकराचार्य के प्रभाव में आकर कत्यूरी राजा शैव हो गए और बौद्ध मार्गियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करने लगे। अनेक मठ गोरखनाथ के प्रभाव से शैव मंदिरों में परिवर्तित हो गए। अभी अभी कुमाऊं की रामगंगा और कोसी नदियों की घाटियों में बसे गणनाथ, सोमनाथ, पिंगनाथ, जीतप मठ, सोमेश्वर और बैजनाथ नामक अति प्राचीन स्थानों में जोगी जाति के गृहस्थ आधे शैव और आधे बौद्ध सा जीवन जीते हैं। ये लोग सीख नहीं रखते हैं।
अपने मृतकों को अपने ही आंगन में दफनाते हैं और मृतकों की शव यात्रा में उन सभी वस्तुओं को समाधि के अंदर रखते हैं जो हमें प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं की समाधि में मिलती हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।